दोस्तों मैं हूं आपका द बिंज वॉचर्स। अरे 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 क्या हो रहा है? अबे लाइट बंद कर दी। अरे हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिंज वॉचर सिद्धांत। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पिछला हफ्ता हैलोवीन का रहा और मैंने भी अपनी हॉरर फिल्म्स की लिस्ट आपके साथ शेयर की थी। तो उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हाल ही में रिलीज हुई हॉरर एंथोलॉजी वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। इस सीरीज को बनाया है गिलेर्मो डेल टोरो ने। इसके अंदर 8 अलग-अलग कहानियां हैं जो काफी बढ़िया हैं। इन सभी कहानियों को अलग-अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड को गिलेर्मो डेल टोरो ने लिखा है। और आज के इस वीडियो में मैं पहले 2 एपिसोड को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे ढेर सारे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगले एपिसोड को मैं जल्द से जल्द ला सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। कई सदियों पहले, जब दुनिया में ढेरों रहस्य मौजूद थे और बहुत कम लोग ही ज्यादा दूर सफर कर पाते थे, तब एक नई किस्म के कलेक्शन का जन्म हुआ, जो था कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी। इन कैबिनेट के अंदर कुछ भी रखा जा सकता था, जैसे कि किताबें, पेंटिंग्स या फिर अजीबो गरीब चीजें, जैसे कि यूनिकॉर्न के बाल, ड्रैगन के दांत या फिर फीजी की जलपरी। लेकिन इन सब चीजों से जुड़ी होती थी कुछ कहानियां, कुछ बहुत ही मजेदार कहानियां। इन कलेक्शन के अंदर बड़े बड़े योद्धाओं के कवच से लेकर छोटी छोटी चीजें, जैसे कि चाबियों के गुच्छे तक होते थे। ये चाबियां एक स्टोरेज रूम की होती थी, जहां पर लोग बेकार का सामान रखा करते थे, या फिर कुछ और। तो फिर देखते हैं कि हमारी पहली कहानी इसके बारे में क्या कहती है। ये कहानी है लॉर्ड 36, जिसे डायरेक्ट किया है गिलेर्मो नवारो ने। कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही बूढ़े आदमी को दिखाते हैं, जो कि मीट खा रहा होता है। तभी मीट का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के चक्कर में उसकी बॉडी अकड़ जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। और ये था लॉर्ड 36 का मालिक, मिस्टर वॉल्मर। अब इसके बाद हमें एक बहुत ही रूड इंसान निक से मिलवाया जाता है, जो अमेरिका में आए इमिग्रेंट से नफरत करता था। और वो 24 आवर्स स्टोरेज नाम की एक जगह पर स्टोरेज रूम्स की नीलामी में आया हुआ था। कुछ लोग जिन्हें बैंक्स पर भरोसा नहीं होता, इन स्टोरेज हाउस में वो अपना कीमती सामान रखते हैं, और ऐसी कीमती चीजों की आस में ही लोग स्टोरेज रूम खरीद लेते हैं, जो कभी कभी तो उन्हें माला माल कर देता है, लेकिन कभी कभी उनके हाथ लगता है बस कचरा। अब पहली बोली लगती है लॉर्ड 36 की, जिसको निक $400 में खरीद लेता है। निक बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ था और कमाई के लिए ऐसे लॉर्ड्स को खरीदकर उनका सामान बेचा करता था। लॉर्ड की चाबी देने से पहले स्टोरेज रूम का केयरटेकर एडी उसे वहां के पिछले ओनर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और बताता है कि कैसे वो 1945 से रोज एक बैग को लेकर उसी यूनिट में आया करता था और अंदर 1-1.5 घंटा बिताकर वो बैग खाली करके वापस चला जाया करता था। और अंदर जाने से पहले और बाहर आने के बाद वो अजीब तरह का डांस भी किया करता था। पंडित को ये लगता है कि बूढ़े लोग उम्र के साथ पागल हो जाते हैं, और वो इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देता और यूनिट की चाबी लेकर चला जाता है। निक के बाहर जाते ही एडी के पास एक यूनिट की काफी सालों से किराएदार मिस एमिलिया किराया देने आती हैं, लेकिन 2 महीने तक किराया ना देने और फोन नहीं उठाने और नोटिस पर रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से एडी को ये लगा था कि उन्होंने यूनिट छोड़ दी है, इसलिए उसने वो यूनिट नीलाम कर दी थी, जो कि निक ने खरीद ली थी। एडी के कहने पर एमिलिया अपनी फैमिली फोटोज
और कुछ पर्सनल चीज़ें वापस लेने निक के पास चले जाती है। अब जैसा कि ये यूनिट कानूनी तौर पर निक की थी, इसलिए वो एमेलिया को यूनिट चेक करने से मना कर देता है, और वो भी काफ़ी बुरे अंदाज में, और एमेलिया से फैमिली फोटोज के बदले $1000 की मांग करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलबी बात थी। खैर, मना करने पर निक एमेलिया को उस यूनिट का पुराना टूटा हुआ ताला पकड़ाकर चला जाता है। तब एमेलिया उसे गुस्से में ये कहती है कि काश तुम नर की आग में चलो, और ऐसा उसे कर्ज कर देती है। खैर, अब निक लॉट 36 में कुछ कीमती सामान को ढूंढने निकल जाता है, और वो नोटिस करता है कि उसकी यूनिट बाकी यूनिट्स के मुकाबले काफ़ी छोटी थी। एडी भी निक को बाहर खड़ी एमेलिया का सामान लौटाने को कहता है, लेकिन निक के मुताबिक उसका वॉर में एक कान खराब हो गया था। उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई, और जब उसने सारे नुकसान सहे तो फायदे क्यों छोड़ दे। इस मुद्दे पर दोनों की बहस हो जाती है। जैसा कि निक ने यूनिट को कायदे से लिया था, इसलिए वो एडी को बड़ा भला सुनाकर वहां से चला जाता है। शाम तक निक को उस लॉट में सोने का एक चैंडलियर, इंसानी बालों से बनी हुई फ्लावर की पेंटिंग, एक सियोंस टेबल और एक चेयर मिलती है, जिन्हें जब वो बेचने जा रहा था तब एक इंसान उसके सर पर मारकर और कार का शीशा तोड़ देता है, और कल तक $12,000 लौटाने की बात कहता है और चला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निक बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबा था, तो शायद ये कोई वहीं का हो सकता है। खैर, तब भी अमीलिया बाहर ही खड़ी हुई थी, जिसे निक जानवर की तरह भगाकर वापस अंदर फर्स्ट एड के लिए आ जाता है, जहां पर एडी उसे एक शॉप का एड्रेस देकर वहां पर ये चीजें बेचने के लिए बोलता है। दुकान पर उस सियोंस टेबल को देखते टाइम अचानक ही उसका एक ड्रॉअर खुलता है, और उसके अंदर से 3 किताब निकलती हैं, और किताबों की कीमत का अंदाजा लगाने के लिए दुकानदार अगाथा अपने दोस्त को बुलाती है। उसका दोस्त किताबों को देखकर चकित हो जाता है, और उन्हें अनोखी किताबें बताते हुए उसके 4th वॉल्यूम के बारे में पूछता है। वो 3 किताब के $10,000 और चारों के आज के ही आज $3 लाख देने को बोलता है, क्योंकि उसके मुताबिक 4th वॉल्यूम सबसे ज्यादा अनोखी किताब है, और उसमें ऐसे सिंबल और मंत्र हैं जिनसे एक शैतान को बुलाया जा सकता है और उसको इसी दुनिया में रोका जा सकता है। पर शैतान के साथ सौदा पूरा होते ही ये किताब और उसे बुलाने वाला इंसान दोनों ही जलकर राख हो जाते हैं, और यही वजह है कि ये किताब किसी को नहीं मिलती, सिवाय इसके कि शैतान के साथ धोखा हुआ हो और वो अपनी कीमत ना वसूल कर पाया हो, और ये किताब यहीं पर रह जाए। निक और अगाथा का दोस्त दोनों इस किताब को ढूंढने के लिए फिर से स्टोरेज हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते में अगाथा का दोस्त उसे लॉर्ड 36 के पिछले ओनर के बारे में बताता है। वो बोलता है कि पिछले ओनर की फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप से अमेरिका आकर सेटल हो गई थी। वो फैमिली बुरे लोगों के लिए हथियार बनाया करती थी, और उस यूनिट का आदमी बहुत ही लालची था, जिसने इतनी सारी दौलत जुए में उड़ा दी थी, जिसके बाद उसने शैतान के पुजारियों से दोस्ती की थी और एक शैतान को बुलावा देकर अपनी बहन डॉर्थी वॉर्मर के शरीर में जगह दे दी थी। और ये केस उस समय बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, लेकिन निक इस कहानी में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसको सिर्फ पैसों से मतलब था। अभी यूनिट में किताब को ढूंढते टाइम, यानी 4th वॉल्यूम को ढूंढते वक्त डॉर्थी वॉर्मर की मिसिंग की कुछ न्यूज कटिंग मिलती हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि यूनिट की एक दीवार खोखली थी, और इसीलिए वो यूनिट इतनी छोटी थी। वो दीवार को खोलते हैं और अंदर से बहुत ही तेज गंदी बदबू आ रही थी। अगाथा का दोस्त वो कैंडल ब्रा में कैंडल लगाकर जला देता है, ताकि बुरी शक्तियां उनसे दूर रहें, और निक को किसी भी चीज को छूने या किसी भी चीज का सामना होने पर उससे नजरें मिलाने से मना करता है। अब उन्हें अंदर दीवारों पर हर जगह जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां और बाइबल के पन्ने लगे मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ शैतानी कैद है। खैर, अब रास्ते के अंत में उन्हें कमरे के अंदर एक सर्कल के अंदर लॉर्ड 36 की पिछले ओनर की बहन यानी डॉर्थी वॉर्मर पड़ी हुई मिलती है। जी हाँ, जिसका पूरा शरीर सड़ चुका था और पूरा खोखला हो चुका था, और उसके बाल जमीन से चिपके हुए थे, और उसका मुंह पूरा का पूरा खोखला हो चुका था, जिसके अंदर हम शैतान को हिलता हुआ देख पाते हैं, जो कि कोई ऑक्टोपस टाइप का क्रिएचर था। और जैसा कि अफवाहें थी कि उसके भाई ने उसकी बॉडी के अंदर शैतान को रखा था, और शायद से उसने उसे अंदर से खा लिया होगा और वहीं पर रह गया। और मुझे लगता है कि डॉर्थी का भाई, जिसने ये सारा काम किया था, वो जानता था कि
कि यहाँ पर क्या कैद है, और शायद इसलिए उसने यहाँ पर एक नई दीवार बना दी थी जिसके चलते कोई भी इस जगह को ढूंढ ना पाए। अब वहां पर उन्हें उस किताब का 4th वॉल्यूम भी दिखता है और अगाथा का दोस्त निक को सर्किल में जाने से मना करता है। लेकिन उस किताब को लेने के लिए निक लाइन के पार चला जाता है, जो कि मेरे ख्याल से किसी सियोन की लाइन थी। और तभी वो शैतान अचानक से दौड़ती के मुंह से निकलकर सीधे अगाथा के दोस्त को खा लेता है और किताब भी जलकर राख हो जाती है। यानी कि ये शैतान यहाँ पर पक्का किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा था। अब वो शैतान निक के पीछे लग जाता है और निक भागता हुआ स्टोरेज हाउस के गेट पर पहुंच जाता है। लेकिन उसका जो गेट था वो बाहर से बंद था। तभी अमीलिया गेट पर आ जाती है और निक उससे दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन अमीलिया निक के गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती और उसी के दिए हुए टूटे ताले को गेट पर लटकाकर चली जाती है। अब निक को शैतान खा लेता है और स्टोरेज हाउस की लाइट्स ऑफ के साथ ही पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, पहली कहानी के मुताबिक हमको यही बताया गया है कि जो आप करोगे वो ही आपको भोगना पड़ेगा, यानी कि जैसा आप बोते हो वैसा ही आपको काटने को मिलता है। निक ने एमिलिया के साथ बुरा किया, इसलिए निक का अंजाम भी बहुत ज्यादा बुरा हुआ। दूसरे एपिसोड का नाम है द ग्रेवयार्ड्स रेड्स और इसके डायरेक्टर हैं विंचेंजो नटाली। कुछ इंसान ताबूत में दफन लाशों को लूटकर पैसे कमाते हैं और ये एपिसोड उसी के ऊपर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत होती है सेलम मैसाचुसेट्स में एक ग्रेवयार्ड के अंदर। हम ग्रेवयार्ड के अंदर 2 ग्रेव डिगर्स यानी कि चोरों को देखते हैं जो कि लाश को लूट के जा रहे होते हैं। तब एक इंसान गन दिखाकर उनसे उनका बैग लेता है और खुद को ग्रेवयार्ड का रखवाला बताकर उन्हें पुलिस की धमकी देकर भगा देता है। इस इंसान का नाम मसौन होता है, जो कि खुद एक कब्रों का लुटेरा था और वो उन्हें भगाकर खुद लाश को लूटने चला जाता है। लाश के मुंह में सोने का एक दांत होता है जिसे निकालकर वो गलती से कब्र में गिर जाता है और उस दांत को ढूंढते हुए उसके हाथ में एक चूहा काट कर चला जाता है। बात करें मसौं के बारे में तो वो पहले एक अमीर इंसान हुआ करता था, लेकिन एक बार जुए में हारने की वजह से उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, जिसको चुकाने के लिए वो कब्रों को लूटा करता था, यानी कि लोगों के लाशों से वो कोई ना कोई कीमती चीज लूटा करता था। अब मसौन अपने कर्ज के किश्त जमा करने को जाता है, जहां पर उसके चुराए हुए सामान की कीमत किश्त के मुकाबले काफी कम थी और जो इंसान उससे किश्त लिया करता था उसका नाम हैंस होता है। अब मसौन हैंस को उसकी वजह कब्र में मौजूद अलग अलग देशों से शिप से सीलम आए हुए चूहों का बताता है, जो कि कब्रों से कीमती चीजों को जमीन के अंदर ले जाते हैं। मसौन बताता है कि जमीन में बिछी हुई गुफाओं के जाल हैं, जिसे ब्लैक चर्च कहा जाता है। वहां पर ऐसी शक्तियों की पूजा होती है जिनका नाम लेना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इन्हीं ब्लैक चर्चेस में चूहे सारा कीमती सामान ले जा रहे हैं। मसौन कर्ज पूरा करने के लिए थोड़ा और समय मांगता है, पर उसको किश्त देने के लिए हैंस बस 1 हफ्ते की और मोहलत देता है। अब मसौन और सामान ढूंढने के लिए एक मॉर्चरी के अंदर जाता है, जहाँ का केयर टेकर डोली उसे लाशों को देखने के बदले में डेविल्स एलेक्सा मांगता है, जो कि मसौन उसको दे देता है। असल में ये एक तरीके का जादुई काढ़ा होता है या फिर एक जादुई दवा कह सकते हैं। खैर, अब कुछ डेड बॉडीज के अंदर उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी उसको एक शिपिंग मर्चेंट की बेशकीमती लाश मिलती है जिसके दांतों में सोने की फीलिंग थी। पर डोली मसौं को उस लाश को हाथ लगाने से मना कर देता है, क्योंकि इससे लोगों को उनके धंधे के बारे में पता चल सकता था। तभी उस मर्चेंट की वाइफ अपने हस्बैंड को देखने के लिए आ जाती है और मसौं और डोली वहां पर छुप जाते हैं। मर्चेंट की वाइफ अपने हस्बैंड को उसके सारे मेडल्स और किंग जॉर्ज की दी हुई तलवार के साथ दफनाने को बोलती है, जिसे सुनकर मसौं के मुंह में पानी आ जाता है। वो नाचते हुए अपने रूम पर चला जाता है। मसौं को लेकिन अब एक ही बात की चिंता थी, कहीं उससे पहले ही चूहे आकर उसका सामान न ले जाएं। अब बेड पर बैठे हुए मसौं को ऊपर सीलिंग से एक चूहे की पूंछ लटकती हुई दिखाई देती है, जिसे खींचने पर ढेर सारे चूहे उसके ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन ये बस मसौं का एक बुरा सपना था। शिपिंग मर्चेंट का फ्यूनरल के बाद मसौं उसकी कब्र को खोदकर सामान निकालने के लिए जैसे ही उसे खोलता है, उसे लाश गायब मिलती है, जिसे कुछ चूहे एक सुरंग से कहीं ले जा रहे थे। मसौं ये सोचता है कि अगर उसने ये कर्ज नहीं चुकाया तो उसे भी कॉफिन में ही दफना दिया जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए काम कर रहा था और उन्हीं से उसने कर्ज लिया था।
फिर उसी डर से मसौन चूहों के पीछे उस सुरंग में चला जाता है। उसे वहां बहुत सी सुरंगों का जाल दिखता है। अब जाते हुए उसकी आंख में एक लकड़ी चली जाती है और गुस्से में मसौन उस लकड़ी को खींच देता है, जिससे पूरी सुरंग धंस जाती है और मसौन उसके अंदर ही दब जाता है। अब हम सभी को ये लगता है कि यहाँ पर मसौं की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन वो तभी उन्हीं पत्थरों के बीच से निकलकर फिर से चूहों को कोसते हुए उनका पीछा करना शुरू करता है। तभी बहुत ढेर सारे चूहे उसे काट देते हैं। मसौन गुस्से में उन पर गोली चला देता है। तभी हमें एक बहुत ही बड़ा चूहा दिखाया जाता है जो कि मसौं के पीछे लग जाता है। इसी भगदड़ के अंदर मसौन एक सुरंग के अंदर से होता हुआ एक हड्डियों के ढेर पर जा गिरता है। मसौन अब उन स्केलेटन्स के ऊपर बहुत ही बेशकीमती सामान को नोटिस करता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे किंग जॉर्ज की तलवार भी मिल जाती है और ये वही ब्लैक चर्च होता है जिसके बारे में शुरुआत में जिक्र किया गया था। यहाँ पर ब्लैक चर्च के भगवान या कहें कि शैतान की मूर्ति होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी चूहे या लोग इसकी इबादत करते होंगे उसके लिए तो ये भगवान ही है। तभी मसौं की नजर एक स्केलेटन के गले के सुंदर लॉकेट पर पड़ जाती है और वो उसे निकाल लेता है। लेकिन तभी वो स्केलेटन जिंदा होकर ये मेरा है, ये मेरा है ऐसा बोलते हुए मसौं के पीछे लग जाता है। मसौं बहुत ही अजीब सी सुरंगों से होता हुआ बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और जीसस क्राइस्ट से उसको बचाने के लिए प्रार्थना करने लगता है। तभी स्केलेटन और बड़ा वाला चूहा दोनों ही वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर मसौं एक पेड़ की जड़ को खींच लेता है, जिससे पत्थर खिसक कर उस चूहे पर गिर जाते हैं और वो मारा जाता है। पर स्केलेटन अभी भी मसौं के पीछे था। तभी मसौं को एक तरफ से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। अब मसौं जीसस क्राइस्ट को शुक्रिया बोलता है और खुद को मोटिवेट करते हुए उस रोशनी की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते के अंत पर जाने पर हमको ये पता चलता है कि रोशनी असल में मसौं के टॉर्च की थी और एक कब्र की प्लेट पर पड़ने से जो रिफ्लेक्शन आ रहे थे ये वो ही थी और उस प्लेट पर लिखा था रेस्ट इन पीस। इसी के साथ में सारे चूहे मसौं को काट लेते हैं। अब आपको याद होगा कि मसौं ने 2 ग्रेव डिगर्स को भगा दिया था। तो यहाँ पर जब वो उस कब्र को खोलते हैं तो उन्हें मिलती है मसौं की लाश। जी हाँ, उनको भगाने वाला खुद एक लाश बन गया था। अब वो लॉकेट जो उसके पास में था वो दोनों ग्रेव डिगर्स उसको निकालने लगते हैं, लेकिन तभी मसौं के मुंह से ढेर सारे चूहे निकलने लगते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये था कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के पहले 2 एपिसोड की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के पार्ट्स को जल्द से जल्द लाऊं और आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। अभी तक के ये दोनों एपिसोड काफी अच्छे हैं। इनका डायरेक्शन और दिखाने का जो तरीका है और इनका जो अंदाज है और जहां पर जिस तरह शूट किया गया है, सिनेमेटोग्राफी वगैरह काफी बढ़िया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए द बेस्ट वॉचर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।